नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भोली बिसरी कहानी में आज सुनिए लीला चिरंतन उपन्यास का 6वां अध्याय, लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सुनिए एक कहानी रोज। पूजा का उत्सव आ गया। इस घर में उसका उल्लास नहीं आया। पुष्पिता जब कभी भी मौका मिलता इधर उधर जाकर सुबकने सिसकने लगती। मुझसे यह सब एकदम नहीं होता। मैं इधर उधर दौड़ती फिरती, जहां घूमती रहती, पढ़ते पढ़ते किताब उठाकर फेंक देती और आखिर में वही कर गुजरती जो पहले कभी नहीं किया। हाँ, दोपहर में खा पीकर सो जाया करती, लेकिन सोने के पहले यही सोचती रहती थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, वैसा हुआ होता तो क्या होता। मसलन पिताजी अगर मर गए होते तो क्या हमें बहुत ज़्यादा दुख होता? नहीं, शायद नहीं। कोई सुन तो नहीं रहा कि वह मेरी इस गहरी चिंता से परेशान हो उठेगा, सिहर जाएगा। यह तो बड़ी खामोशी से पूछा गया सवाल है। मैं कभी कभी यह भी सोचा करती कि क्या कईयों के पिताजी मरमरा नहीं जाते। बहुतों के साथ तो ऐसा होता है। हमारी स्कूल की दो लड़कियां इसी कारण कुछ दिनों तक गैर हाजिर रहीं। इसके बाद कुछ दिनों तक उदास और चुप रहीं और उसके बाद फिर से हरी भरी हो गई। उनकी तरफ अब कोई भी हैरानी से और दया से नहीं देखता। कोई भी उंगली बढ़ाकर यह नहीं कहता कि पता है उसके पिताजी नहीं रहे। कितनी ही बार मैं ऐसा सोचती रही हूँ कि पिताजी ने कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं किया जिससे कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। आखिर यह खुंठा, यह घुटन क्यों है? लेकिन यह सोच कभी भी मुझ में भरोसा पैदा नहीं कर सका। मैं समझ रही थी मौमिता नाम की यह तेज तर्रार लड़की और चतुर सुजान लड़की पिछले कुछ दिनों में और भी होशियार हो गई है, लेकिन कभी कभी इसे अपने लिए दुख भी होता है। यह सब सोचते हुए मुझे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। सोकर उठी तो देखा माँ के बिछावन पर पुष्पिता, जिसे सभी प्यार या गुस्से से बुटकी कहते हैं, गहरी नींद में सो रही हैं। माँ कमरे में नहीं थी। मैं बाहर निकल आई। माँ कहाँ चली गई? नीचे पहले तल्ले पर भी नहीं गई है। यह तो साफ ही है क्योंकि सीढ़ियों का दरवाजा अंदर से बंद है। मैं बुरी तरह सहम गई। मेरा कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा। माँ आखिर गई कहाँ? क्या माँ? मैं हाफती दौड़ती छत की सीढ़ियां फलांग गई। ओह, ऊपर जाकर देखा तो जान में जान आई और मेरे सारे शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ऊपर बरसाती वाले कमरे में पता नहीं क्या कुछ कर रही थी। मैं वापस लौट गई। माँ वही पुराना दराज खोलकर कुछ बाहर निकालती जा रही थी और नीचे जमीन पर फैलाती या फेंकती जा रही थी। उस कमरे को देखकर यही लगा कि वह सारा कुछ इधर उधर बिखेर रही है, लेकिन घड़ी भर बाद एक दूसरी तरह का डर मुझे सताने लगा। माँ अपनी उन डायरियों के पन्ने, तस्वीरें, एल्बम, चिट्ठी पत्रों वगैरह तो नहीं ढूंढ रही। लगता है वही सब ढूंढ रही होगी। मैंने माँ के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी और परेशानी का भाव तो देखा था, लेकिन मैं कुछ ताड़ नहीं पाई। अपनी परेशानी को छिपाए बिना मैंने पूछा, माँ तुम यहाँ? मैं बेहद परेशान और हाँफ भी रही थी, और यह देखने के बाद कि माँ ने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया है, मेरी उतावली अब शांत हो रही थी। माँ के प्रति कृतज्ञता के भाव से मेरा मन भर उठा। माँ ने मेरी तरफ देखकर कहा, तू इस तरह बदहवास सी क्यों चली आई? तूने क्या सोचा था माँ यहाँ गले में फंदा डालकर झूलने आई है? मुझे काटो तो खून नहीं। इसका मतलब यह था कि मेरी तरह माँ भी लोगों के चेहरों का भाव पढ़ लेती है, किसी किताब की तरह। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली कहाँ थी। तभी मैंने कहा, ओहो, तुम भी कमाल की बात कर रही हो माँ, लेकिन तुम यहाँ धूल के अंबार और तिलचट्टों के जंगल में क्या कर रही हो? माँ ने कहा, काफ़ी दिनों से इन्हें सहेज कर नहीं रखा था। सब कुछ तितर बितर है यह देखकर। हालांकि यह बात और है कि माँ के रसोई घर में झोल लटक रहे हैं। पड़ा रहने दो, यहाँ कोई आता भी नहीं सोने बैठने, मैंने कहा। तब माँ ने अचानक कहा, दरअसल मैं कुछ ढूंढ रही थी, वह मिल नहीं रहा। इधर मेरे सीने पर कोई हथौड़ियाँ पीट रहा है। तुम ढूंढ क्या रही हो? मैंने पूछा। हालांकि मेरा गला इस सवाल के साथ रूंध गया था। माँ ने धीरे से कहा, कोई खास चीज नहीं, यहीं कुछ पुराने और गैर जरूरी कागजात थे। पता नहीं घर के मालिक को उनकी खास जरूरत थी भी या नहीं। मारो गोली। अब मैं क्या चिल्ला चिल्ला कर अपना
अपराध स्वीकार करूं और कहूं कि मेरे पिताजी को तुम इतना छोटा करके तो मत देखो माँ, लेकिन मेरे कंठ से कोई आवाज ही ना फूटे तो मैं क्या करूं? और अगर फूट भी पड़ती तो क्या मैं यह कह सकती थी कि माँ, जो तुम चीज ढूंढ रही हो वह तुम्हारी इसी शैतान बिटिया के पास पड़ी है। उसने चोरी चुपके तुम्हारे जीवन के सुनहरे दिनों के एक एकांत कोने को अपनी आंखों से देख लिया था कि तुम दोनों कैसे थे। माँ, विश्वास करो, मैंने जब उसे चुराया था उसमें और कोई बात नहीं थी, बल्कि कौतुक का भाव था। उसमें कोई छल नहीं था, बस कौतूहल भरा था। कोई दोष नहीं था, आनंद भरा था, क्योंकि तब तुम्हारे वे दिन कितने सुनहरे और आनंद भरे थे। इस दुस्साहसी लड़की ने तब ऐसा भी सोचा था कि एक दिन यह सब तुम दोनों के सामने रखकर ही तो करती होगी। बोलेगी, तुम लोगों के जमाने में भी लड़कियां और लड़के कुछ कम होशियार नहीं होते थे। लेकिन बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तुम्हारे वे सोने के दिन कहाँ हरिन हो गए। परिस्थितियां बदल गई। वह चोरी का माल अब इस लड़की के सीने में पत्थर की गिट्टियों की तरह जमा है और उसका गला दबा रहा है। माँ ने कमरे में बिखरे सामानों को सहेजे बिना दरवाजा खींच लिया और कुंडी चढ़ा दी। फिर अपने आप से बोली, ठीक ही हुआ, एक सवाल का जवाब था, मिल गया। इसके बाद नीचे उतर आई। मैं जहाँ खड़ी थी उधर उसने आंख उठाकर देखा तक नहीं। मुझे कुछ ऐसा ही जान पड़ा। मैं खड़ी रही कठपुतली जैसी। आखिर माँ को किस सवाल का जवाब मिल गया? क्या माँ यह सोच रही थी कि पिताजी ने अपने प्यार मनोहार भरे दिनों के उन सबूतों को नष्ट कर दिया है, या फिर उन्हें साथ लेकर चले गए? पिताजी अपनी जवानी के दिनों की बेवकूफियों का कोई सबूत छोड़कर नहीं जाना चाहते थे शायद। ओह, क्या हो गया है? इसका मतलब तो यही था ना कि माँ के पास जो कुछ बचा कुचा सहारा था वह भी चला गया। माँ तो पिताजी को अब और भी ज्यादा बेरहम और बेईमान समझ रही होगी। माँ का वह उदास और पीला चेहरा देखकर मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। पिताजी के लिए मेरे मन में बड़ा ही स्नेह उमड़ रहा था। पिताजी चाहे जैसे हों, इतने बुरे और पत्थर दिल आदमी तो नहीं। तो अब मैं क्या करूं? अगर मैं माँ के सामने अपनी गलती स्वीकार न करूं या ना कर पाऊं तो माँ के हृदय में यह टीस हमेशा के लिए घर कर जाएगी। और अगर माँ मेरे कमरे में यह सामानों की तलाशी ले और यह कहे कि शायद इसी कमरे में मैंने वह सब रख छोड़ा, तब तो और भी मुसीबत होगी। मेरा गला सूख गया ठूंठ की तरह। मेरी इच्छा हुई कि अपना सिर दीवार पर दे मारूं। पता नहीं कितनी देर तक मैं उस कुंडी चढ़े दरवाजे से पीठ टिकाए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद बुटकी भी वहां पहुंची और चीख कर बोली, दीदी, दीदी तू कहाँ खड़ी है? अरे मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हूँ। चल नीचे, माँ बुला रही है, चाय बन गई। चाय? इस समय चाय नाम की एक चीज माँ जरूर तैयार करती है, स्कूल से आने के बाद हाथ मुंह धोकर। आज माँ स्कूल नहीं गई थी। वह आज सारी दोपहरी अपने अतीत को ही ढूंढने में लगी रही, लेकिन वह उसे मिला नहीं। लेकिन इसके बावजूद माँ अपना सारा काम ठीक समय पर निपटा रही है। उसे देखकर कभी कभी यही लगता है कि मानो वह पत्थर की बनी हो। उसका दिल भले ही टूट फूट जाए, वह सीधी खड़ी रहेगी, अपना सीना तान कर, सिर ऊंचा कर। मैं जस की तस खड़ी रही, सोच रही थी कि माँ किस धातु की बनी है। बुटकी ने सहमते हुए पूछा, ए दीदी, तू बोलती क्यों नहीं? अब चल ना। पता नहीं क्यों मैं बुद्ध बनी खड़ी रही और बेवकूफ़ों की तरह उसकी तरफ देखती रही, आंखें फाड़ फाड़ कर। बुटकी तेजी से नीचे उतर गई और चिल्लाकर बोली, ओ माँ, दीदी कुछ बोल नहीं रही। माँ ऊपर आई, फिर हैरानी से बोली, क्या हुआ रे तुझे? तू यहाँ इस तरह क्यों खड़ी है? क्या हुआ है तुझे आखिर? मैं अपने को रोक नहीं पाई। मैं वहीं बैठ गई और अपना मुंह दोनों हथेलियों से छुपाकर बोली, माँ मुझे तुम खूब मारो, खूब मारो, मार मार कर मेरी जान ले लो। माँ शायद मुस्कुराई, फिर मेरे बालों पर हाथ फिराकर बोली, ठीक कह रही है। तुझे मार डालने के बाद मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊंगी, लेकिन अचानक तुझे मार डालने और मिटा देने वाली बात कहाँ से आ गई? मैंने अपना चेहरा उठाया और फिर कहा, तुम जिन चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर बेहाल हो रही थी, मैंने उन्हें चुरा कर रखा हुआ है, सब कुछ, सब। मैं एक नंबर की शैतान लड़की हूँ माँ, मुझे मार डालो। माँ हैरत में डूब गई। फिर मेरी तरफ अनमने ढंग से देखती, फिर बोली, मैं क्या ढूंढ रही थी तुझे पता है? पता है। मैं एकदम फूट पड़ी। मुझे सब पता है। तुम दोनों में कितना प्रेम था, पिताजी तुम्हें कितना। माँ जरा भी नाराज नहीं। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने मेरे सिर के बालों का एक गुच्छा अपनी हथेलियों में लेकर कहा, अच्छा तू कब से इतनी सयानी हो गई रे माँ? किसी का नाम छोटा कर पुकारना माँ को पसंद नहीं, लेकिन माँ ने एक अक्षर वाला मेरा नाम लेकर पुकारा था। मैं उठ खड़ी हुई और काफी दिनों से जो नहीं कर पाई, मारे डर के दूर खड़ी रही थी, वही मैंने किया। मैंने दोनों हाथों से माँ को जकड़ लिया था और उसके सीने पर अपना सिर पटक पटक कर कहती रही, माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। मैं ऐसा पहले भी करती रही हूँ ताकि ऐसा जान पड़े कि मैं अभी बच्ची ही हूँ।
माँ अगर कभी मेरे लिए कोई फ्रॉक ले आती, कभी कोई खूबसूरत सा स्कूल बैग ले आती या कभी चॉकलेट ले आती तो मैं कुछ ऐसा ही किया करती। माँ के सीने में अपना सिर छिपा कर कहा करती थी कि माँ तुम कितनी अच्छी हो, हालांकि इसमें मेरी चालाकी भी घुली रहती। यह सब देखकर भैया कभी कभी कहा करता था, माँ तुम देख रही हो ना अपनी इस बिटिया का रंग ढंग। लेकिन अब क्या कहा और क्या रहा, यह सब अतीत हो गया। मैं क्या करती थी, वह क्या कहता था, यह सब बीती बातें हो गई। लेकिन आज मैंने वैसी कोई चालाकी नहीं दिखाई थी। मैं सचमुच अपना भावावेश रोक नहीं पाई और बोल उठी, माँ तुम कितनी अच्छी हो। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा लगा था कि माँ पत्थर की बनी है और अभी घड़ी भर पहले मुझे लगा कि माँ पहले की तरह मक्खन से बनी प्रतिमा है जो बोल रही है। तो फिर इतनी अच्छी माँ की बेटी इतनी शैतान क्यों? मैं रोने लगी। मुझे यह पूछने की चाह हो रही थी, माँ क्या हम पहले की तरह नहीं हो सकते? लेकिन मेरा गला रूंध गया। एक दिन वह सारा सामान बाहर निकालकर मैं बिना किसी भय संकोच के माँ के कमरे में आईने वाली मेज के ऊपर रख आई। माँ एक चौकी पर बैठकर कोई कपड़ा सी रही थी या फिर बटन लगा रही थी। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या है रे? वही सारा चोरी का माल। दूर, अब वह सब लेकर मैं क्या करूंगी? फाड़ कर फेंक दे यह सब, माँ ने हिकारत भरे स्वर में कहा। हालांकि उस दिन यही सब खोजती हुई वह पसीने से तर हो गई थी। मैंने एक बारगी हैरानी से पूछा, क्या कहा? फाड़ कर फेंक दूं? चाहे तो अपने पास रख ले, अगर चाहे तेरा जी चाहे। मैं माँ के पास बैठ गई। फिर थोड़ा सा साहस जुटाकर मैंने पूछा, माँ इन्हें फाड़कर फेंक देने की बात पर तुम्हारा जी नहीं कांपा? क्या तुम्हें ऐसा कहते बुरा नहीं लगा? माँ ने हाथ की सुई को धागे वाली रील में खोस कर कहा, धत, जी को क्या बुरा लगेगा उन बेकार और फालतू कागजों के लिए? उस दिन मेरे मन में जो बात आई वह मैंने उस दिन कह डाली थी। माँ के हाथ की सिलाई को मैंने हटाते हुए उससे पूछा था, माँ क्या हम लोग पहले की तरह नहीं हो सकते? माँ ने पलटकर पूछा, क्या तू फिर से घुटनों के बल चल सकती है? बच्चों की तरह पाँव पाँव चल सकती है? अगर ऐसा हो सकता है तो हम लोग दोबारा पहले जैसे हो सकते हैं। और यह कहकर वह हंस पड़ी। लेकिन इसके साथ ही मैं जो बात कहते कहते भी नहीं कह पाई वह था, माँ तुम आज जिन चीज़ों को बेकार के कागजात बता रही, क्या यह सचमुच बेकार है? क्या तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं था? नहीं, मैं उस दिन यह बात कहने का साहस नहीं जुटा पाई थी, लेकिन मैंने अपनी बात पूरी तरह से उठाकर भी नहीं रखी। मेरे मन में यह सवाल लगातार घुमड़ता रहता है। एक ना एक दिन साहस जुटाकर मैं जरूर यह सवाल तो माँ से करूंगी, इसका जवाब मुझे चाहिए ही चाहिए। और इस बात को जाने बिना मैं यह कैसे समझ पाऊंगी कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं। हैरानी की बात, मेरे नाम से एक बड़ा सा नीला लिफाफा आया था, सुनहरे बॉर्डर से अलंकृत। एक कोने में खूबसूरत सा डाक टिकट और उस पर लगी खास मुहर। मुझे तो कभी कोई डाक विभाग वाला लिफाफा ही नहीं मिला। फिर अचानक ऐसा राजकीय पत्र, वह कैसे मिल गया? मेरे दिल में अजीब सी दुगदुगी इस बात के लिए भी थी कि यह लिफाफा कहीं पिताजी ने तो नहीं भेजा। मैंने यह सुना था कि उनके उस अभिज्ञा चक्र आश्रम में सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित और सुरुचिपूर्ण, चाय के प्याले से लेकर सोने के बिछावन तक। शायद यही कारण होगा कि पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या डाक विभाग वाला लिफाफा जैसी मोटी और आम पसंद की चीज़ें इस्तेमाल में नहीं लाई जाती। लेकिन उस पर मेरा पता हाथ से लिखा नहीं था, इसलिए यह कहना कठिन था कि इसे किसने भिजवाया होगा। पता अंग्रेजी में लिखा था, टाइप से। अचानक उसे खोलते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। इतना सुंदर लिफाफा और मैं तड़ से फाड़ दूं, और वह भी माँ को दिखाई भी ना। लेकिन माँ को दिखाने के लिए तो काफ़ी देर तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। माँ तो शाम को 4 सवा 4 बजे के पहले घर नहीं लौटने वाली। इतनी देर तक भला कैसे सब्र रखा जा सकता है? मैंने महीन वाली कैंची से हाशिए को काटते हुए लिफाफा खोला और अंदर से पत्र निकला, और इसके साथ ही तय हुआ कागज जैसे मुझे मुंह चिढ़ाता हुआ बाहर निकला। यह पिताजी का नहीं, पिताजी की बहन की चिट्ठी थी। सुनहरे बॉर्डर वाले नीले रंग के पैड वाले चिकने कागज पर नुकीले अक्षरों से लिखी गई पंक्तियां, और जैसा कि तय था, एक भारी भरकम लंबी चौड़ी चिट्ठी। अब याद आया कि यह लिफाफा समेत एक नीला लेटर पैड शादी के समय ससुराल वालों की तरफ से दिया गया था, मंगनी के समय। बुआ ने उसमें एक नग हम लोगों के लिए खर्च किया था। लिफाफे पर पता उसने फूफा जी के दफ्तर से टाइपराइटर पर लिखवाया था। और कहाँ मैं यह दिवा सपने देख रही थी कि पिताजी वाले अभिज्ञा आश्रम से यह पत्र आया होगा। जो भी हो, जीवन में पहली बार एक शौकिया लिफाफे में टाइप किया हुआ और उस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ एक पत्र मिला। केयर ऑफ आनंद लहरी नहीं,
बल्कि सिर्फ मेरा नाम मौमिता लहरी और घर का पता, बस। खैर, अब यह देखूं कि पत्र में क्या लिखा है। लिखा है, प्रिय मऊ, प्यार, आशा करती हूँ कि तुम सब यहाँ शारीरिक तौर पर स्वस्थ होगे, मानसिक तौर पर ठीक नहीं। यह जानकर ही इस बारे में कुछ नहीं लिख रही, लेकिन मैं यह नहीं जानती कि इस बीच कोई बदलाव आया है या नहीं। हो सकता है तू एकदम मजे में है। नई किराएदारिन के साथ तेरी माँ की खूब छन रही होगी। मुझे तो लगता है वह भी तेरी माँ जैसी आधुनिका होगी। आशिंदा भी गाए बगाए तुम लोगों की खोज खबर लेने आते ही होंगे। खैर छोड़ो, लेकिन एक बात जरूर है कि तुम लोग मुझे एकदम बुला बैठी हो। यहाँ आने के बाद एक पोस्ट कार्ड तक नहीं। ससुराल वालों के सामने मैं मारे शर्म के अपना सिर नहीं ऊंचा कर पाती। तू तो इस बात को समझती होगी। दरअसल अब तुम लोग मुझे ना तो प्यार करती हो ना पसंद करती हो। मेरे सम्मान को किसी ने बचाया है तो वह मेरे भैया। वे सचमुच मुझे बहुत चाहते हैं। किसी अलौकिक जगह के होकर भी उन्होंने मुझे याद रखा। मैं जिन पर श्रद्धा रखती हूँ, जिन्हें इतना सम्मान देती रही हूँ, वह मेरे भैया आज कितने ऊपर चले गए, लेकिन मुझे याद करते हैं। उन्होंने मुझे 4-5 पन्नों का लंबा चौड़ा पत्र लिखा है, और तुम लोगों को भले ही यह अच्छा ना लगे, वह चिट्ठी तुम्हें सुनाए बिना रह नहीं सकती। इतना पढ़ने के बाद मैं यानी इस महाकुटिला मऊ के मन में यह बात जरूर आई थी कि यह कैसे मुमकिन है भला। परम आदरणीय भैया जो अपनी पत्नी और संतान को, घर संसार को अनायास छोड़कर चले गए, उन्होंने आज भी अपने मन प्राण में बसा रखा है, यह बात तो बतानी ही पड़ेगी। हालांकि मुझे यह सोचकर बुरा लगा, मैं क्या इतनी बिगड़ गई हूँ। बुआ के बारे में इस तरह के बैर भाव या जलन की बात क्या मैं इसके पहले कभी सोच सकती थी। मैं तो अपनी इस बुआ को बेहद चाहती थी, और बुआ भी हम लोगों पर जान छिड़कती थी। उसके इस ग्रस्तन या मालकिनन वाले अंदाज में भी मानसिक तौर पर खुद को बड़ा सुरक्षित समझते थे। लेकिन अचानक यह क्या हो। अचानक जैसे कोई तेज अंधड़ आकर सब कुछ तहस नहस कर दे, ठीक वैसे ही हम तिनके तिनके बिखर गए। पिताजी ने अपनी राह ली। बुआ अपनी शादी के बाद एकदम अजीब सी हरकत करने लगी। भैया भी ऐन वक्त पर अपना कोई जीवन पथ चुनकर आगे बढ़ गया, और आशीन डॉक्टर भी पता नहीं किस मनहूस घड़ी में धूमकेतु की तरह हमारे घर पर आकाश पर उदित हुआ। कुल मिलाकर सब कुछ गड़बड़ हो गया, धुंधला सा। बुआ अब भी यही सोच रही थी कि किराएदार के तौर पर आने वाली वह महिला हमारे यहाँ अपनी गृहस्थी जमा चुकी है, और वह महिला कितनी दुखी है बेचारी। यह सब सोचकर मुझे अच्छा नहीं लगा, और अपनी सोच पर तरस खाते हुए मैंने बुआ का पत्र पढ़ना फिर से शुरू किया। लेकिन मैं अपने मन को किस तरह निर्मल करूं। बुआ का पत्र पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग की नसें चटकने लगी। माँ इस घड़ी में नहीं थी, नक्खा भी पास नहीं था जो मैं उस पर अपना गुस्सा उतारती। भैया की चिट्ठी पढ़कर मैं तो एकदम से अभिभूत हो गई रे मऊ, और अब मैं यह समझ गई पा रही हूँ कि यह वह ऐसी कौन सी तड़प थी जिसके कारण भैया अपना जमा जमाया घर संसार, पत्नी और संतान सबकी अनदेखी कर वहां निकल गए। भैया तो बहुत ही ऊंचे ऊपर उठ गए हैं। भैया की आज की जो हालत है उसके बारे में सुनकर तो यही लगता है, ओह अगर मैं शादी ब्याह के झंझट में पड़ने के पहले उस अपूर्व स्वर्ग लोक के बारे में जान पाती तो वहीं चली जाती। मेरा ऐसा नसीब कहाँ। इसलिए इस झमेले में पड़ जाने के बाद यह सब जान पाई। यह भी जान पाई कि उस परमा भाभी ने उसी स्वर्गीय आनंद की ललक में वहां जाकर आश्रय लिया। भैया और उनके साथ के लोग उस दिन कलकत्ता वापस न आकर अपने मुख्य आश्रम जा पहुंचे, वहीं टिक गए। और टिकते भी नहीं, भला क्यों। वह जगह कैसी है वह तो भैया के बयान में सुन। वे लिखते हैं, पता है कुकू, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो सपने में भी यह कभी सोच नहीं सकता था कि ऐसी कोई जगह है जो हमारी पहुंच में है और वहां रहा जा सकता है। वह राजमहलों जैसा कोई प्रसाद है। प्रसाद न कहकर उसे एक राज्य कहना ही बेहतर होगा। वहाँ जो लोग बसते हैं उन्हें सब कुछ उसी राज्य से प्राप्त होता है। वहाँ किसी चीज के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। अपनी बिजली, अपना बहुत बड़ा जलाशय, जिसमें इस राज्य के सभी छोटे बड़े उद्यानों में बर्फू पानी दिया जा सके। यहाँ बहाल धोबी वॉशिंग मशीन में तमाम कपड़े लत्ते धोते हैं, उन्हें सुखाते हैं, उन पर इस्त्री करते हैं। आश्रम के घेरे में ही बड़ा ही शानदार सैलून, ब्यूटी पार्लर, योग केंद्र और व्यायामशाला है। रसोई घर के बारे में क्या बताऊं। 5 सितारा होटलों की बात बराबर सुनता रहा, पता नहीं था कि वे कैसे होते हैं। यहाँ आकर देखा तो पाया सारा इंतजाम और ताम झाम उन 5 सितारा होटल जैसा ही है। यहाँ स्थायी तौर पर कुछ विदेशी लोग भी बस गए हैं। इनके अलावा भारतवर्ष के हर राज्य से कुछ लोग यहीं आते हैं। सबकी रुचि का खाना यहाँ बनता है, और पता है कुकू, वह सब बिना किसी भूल चूक के आराम से नियम अनुसार सब चलता रहता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ मशीन की तरह अपने आप चल रहा है।
और तू जरा सोच, हम सब अपनी छोटी छोटी गृहस्थी में किन तमाशों और हंगामों में फंसे रहते हैं। बाजार जाओ, सौदा सुलूफ लाओ, राशन उठाओ, किरासिन तेल के लिए लाइन लगाओ, लोड शेडिंग होने पर मोमबत्ती खरीद कर लाओ, लालटेन में तेल डालो और फिर आज पंप खराब तो कल कुकिंग गैस, आज वह नहीं आई, आज कल हड़ताल है, काम वाली बारी नहीं आई, और तुझे किस किस तरह से समझाऊं। और मैं यहाँ किसी विदेशी होटल की तरह साफ सुथरे झकाझक कमरे में एक कीमती बिछावन पर पस रहा हूँ। सुबह सुबह ठीक 4:30 बजे दरवाजे पर दस्तक देकर कोई बैठी दे गया। इसके बाद 5:30 बजे तक स्नान, कमरे में ही बाथरूम रहती है। बाथरूम में ठंडा गर्म पानी दोनों है। टोटी घुमाने भर की देर है। नहा धोकर एकदम धुले कपड़े पहनकर ध्यान कक्ष में चला जाता हूँ। वहाँ हर एक साधक के लिए अलग ध्यान आसन है। हमारे तीर्थ स्थानों की तरह दम घोटू भीड़ भड़ाव नहीं, सब कुछ बड़े हिसाब से चलता है। 1 घंटे तक ध्यान, इसके बाद जलपान। बस मजे से मेज पर बैठ जाओ, अपनी अपनी पर्ची के अनुसार। खाने पीने का सारा इंतजाम सेहत को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें अंडा टोस्ट, केला, कॉर्नफ्लेक्स, चाय सब कुछ शामिल है। कोई चाहे तो निरामिष आहार भी ले सकते हैं, उनके लिए दूध है, दलिया है, फल है। इसमें कई कई राज्यों के लोग हैं जो निरामिष भोजन ही पसंद करते हैं, और फलाहारी साधकों के लिए केला, सेब, अंगूर, खजूर, पीच, तमाम मौसमी फल हैं। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कुकू, सब कुछ बताना इतना आसान नहीं। तो सोच कर देख, तू अपनी उंगली तक नहीं हिलाती, फिर भी तेरे हाथों में सब कुछ आ जाता है। और खर्च क्या है, लगता है वह भी किसी अदृश्य लोक से आ जाता है। सारी व्यवस्था अपने आपस में जुड़ी हुई है, मुंह में जुबान ही नहीं। साफ सुथरे, चुस्त, तंदुरुस्त और चुपचाप लोग बड़ी चौकसी से काम करते रहते हैं। अगर कुछ कहना भी हो तो पर्ची लिखकर बता देना काफ़ी है। अगर उनको भी कुछ कहना है तो स्लेट पर खड़िया में लिखकर बता जता देते हैं। बस यही जान पड़ेगा वे गूंगे बहरे हैं। कैसी है ये शिक्षा दीक्षा, तू सोच कर देख। मैंने सुना है आश्रम के बाहर काफ़ी दूर दूर तक इनकी बहुत बड़ी डेयरी है, फॉर्म है। गोपालन शिक्षा प्राप्त लोग हैं। आश्रम में दूध से बनने वाली सारी चीज़ें तैयार होती हैं, और सिर्फ आश्रम में ही नहीं, मक्खन, घी, पनीर, खोया, सभी चीज़ें अलग अलग केंद्रों में भेजी भी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ का मुर्गी पालन केंद्र भी बहुत बड़ा है। साग सब्जी जैसी चीज़ बाहर से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब यहीं उगाई जाती है। जब मैंने सुना कि चावल और गेहूँ तक यहीं उपजा लिया जाता है तो मैं हैरान रह गया। आश्रम का अपना ही खेत खलिहान है, मुझे बताया गया। तू मेरी बात पर यकीन कर रही है ना, या सिर्फ सोच रही है कि भैया दूर की कौड़ी फेंक रहा है? सच कहूँ तो यह सब कुछ अविश्वसनीय लगता है। खेत खमार के पास बुनाई केंद्र है, लेकिन वहाँ सतरंजी और मोटे चादर या जूट के कालीन के अलावा और कुछ नहीं बना। या मजदूरी कर रहे हैं, ये सभी आश्रम के कर्मी हैं, सहयोगी हैं। मैं जब यह सोचता हूँ कि मैंने इस अनुपम स्वर्गलोक का निवासी होने का टिकट प्राप्त कर लिया है, तो मुझे स्वयं अपने सौभाग्य पर अविश्वास होता है। जब सुबह सुबह फॉर्म की गद्दी पर बैठकर ध्यान लगाकर बैठ जाता हूँ तो शीशे की खिड़कियों से छनकर आती सुबह की धूप मंद लहरी है। और देखो भैया ने आगे क्या लिखा है, बहुत ज़्यादा पैसे देकर यह चिट्ठी भिजवानी पड़ रही है। अब मैं करूँ भी तो क्या, यह सब बताए बिना तो रह नहीं सकता। अगर तुझे जवाब देना हो तो इसी पते पर लिखना, लेकिन कोई ऐसी वैसी बात मत लिख भेजना। यहाँ चिट्ठियाँ और पार्सल वगैरह की जांच करने, बल्कि उन्हें सेंसर करने का एक अलग विभाग है। हाँ तो मऊ, तूने तो भैया की जुबानी ही सारी बातें सुन ली, अब बता। लेकिन इस मऊ के मन में तब चिट्ठी का बाकी बचा हिस्सा पढ़ने का कोई चाव ही नहीं रहा। वह भी अपने पिता की तरह अभिभूत हो उठी थी। यह सोच रही थी, क्या कोई जादुई कहानी वाली मायापुरी है वह, जहाँ कोई सोई हुई राजकुमारी किसी सोने की छड़ी की छुअन से ही जाग उठती है, और इसके बाद सारी की सारी चीजें अपनी मुट्ठी में आ जाती हैं पलक झपकते ही। आश्रम शब्द के सुनते ही जो तस्वीर आंखों के सामने उभरती है, वैसा कुछ इसमें नहीं है। ऐश्वर्य, आडंबर, विलासिता, विदेशी ढंग के आचरण और अनुशासन में बहुत दिनों तक जी तो बहलाया नहीं जा सकता। वैसे भी उस जगह का नाम आश्रम या आश्रम नुमा नहीं है। अभिज्ञा चक्र से यही लगता है कि यह कोई दूसरी ही दुनिया है। घंटे भर बाद बुटकी ने भी पत्र पढ़ा। वह रोने लगी और चीख पड़ी, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है?
माँ ने टोका। बुटकी और भी तेज हो गई, बोली पिताजी एकदम स्वर्ग जैसी जगह पर चले गए, अब वे कभी हमारे पास नहीं आएंगे। माँ ने उसे धमकाकर चुप किया। अब रोना धोना बस कर, अपनी बेवकूफ़ी अपने पास रख। बहुतों के माँ बाप तो सचमुच स्वर्ग चले जाते हैं, वे लौटकर आते भी नहीं। माँ सचमुच एकदम बदल गई। माँ ने बुटकी को कभी इस तरह नहीं डांटा। यही वजह थी कि बुटकी हर घड़ी सुख के झूले में झूला करती थी। सुख के सागर में गोते लगाती बुटकी को माँ की फटकार जरूर बुरी लगी होगी। बाद में मेरे मन में यह बात आई कि माँ ने कोई बुरा व्यवहार तो नहीं किया जो पिता हमें छोड़कर चले गए। क्या उन्होंने हमारे साथ दुश्मनी जैसे व्यवहार नहीं किया? लोक और समाज में हमारी निंदा नहीं हुई? हमारे जीवन में उन्होंने अंधेरा नहीं किया घोल दिया? जो पिता अभी अपनी स्वर्ग नगरी में वैभव में डूबे हैं, उनके लिए क्या रोना, क्या चीखना? क्या पिताजी के पास हृदय जैसी कोई चीज भी है? अगर वह होता तो क्या वह बुआ को इस तरह लंबा चौड़ा खर्रा पत्र लिख भेजते, अपने सुख की बातें बताते? क्या वे नहीं जानते कि बुआ को यह सब बताने पर हमें भी सारी जानकारी मिल जाएगी? दिन बीतते रहे, सब कुछ वैसा ही था, या अच्छा ही कहना चाहिए। नक्खा बेचारा, अब उसके साथ लड़ने झगड़ने का भी उत्साह नहीं रहा। लेकिन वैसे ही पहले की तरह खरीदारी होती रही, खाना पकता रहा और हमारे कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को जाते रहे। सुबह शाम घर आकर झाड़ू पोछा और बर्तन बासन मांजने वाली नौकरानी भी आती रही। माँ अपने स्कूल जाती रही पढ़ाने के लिए और बुटकी स्कूल जाती रही पढ़ने के लिए। मैं कॉलेज जाती रही। किसी काम में ना तो कोताही हुई ना कुछ कटौती। हाँ, एक शब्द हमारे घर संसार में से विदा हो गया था, वह था अनहोनी। वैसे कभी कभी इतना जरूर होता था कि अश्विन डॉक्टर हमारे यहाँ आ जाया करते थे। वे कभी कभी वजह बेवजह खुले गले से हंस पड़ते और मजे से चाय पिया करते थे। इस मौज मस्ती में माँ भी शामिल होती थी। तब मुझे अपनी माँ पर बड़ी हैरानी होती थी और कभी कभी तो मेरी परेशानी भी बढ़ जाती थी। आखिर माँ उनके साथ इतना हंसती चहकती क्यों है? उनसे हंस मिलकर बातें क्यों करती है? क्या माँ पिताजी से बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि परमा काकी से जलन के नाते ऐसा कर रही है, या फिर माँ सारी दुनिया से नाराज है और खुद को मिटाने पर तुली है। कभी कभी तो मेरे जी में आता है कि मर जाऊं। मरने से भला क्या दिक्कत है, वह तो अपनी मिट्टी में है। लेकिन मैं उस नक्खा बेचारे के बारे में सोचकर मरने की बात टाल जाती। अगर मैं मरा गई तो क्या नक्खा बचेगा? लेकिन इसी एक रास्ता के बीच एक अनहोनी बात हो गई। अचानक एक दिन भैया घर आ गया। वह बुखार में कांप रहा था। 2 लड़के उसके साथ आए थे उसे छोड़ जाने के लिए। उन्हीं से पता चला कि भैया पार्टी के काम से किसी दूर दराज के गांव में किसान आंदोलन या ऐसे ही किसी काम के सिलसिले में गया था। वहां पर पोखर या जोहड़ के पानी के सिवा और कहीं पानी का इंतजाम नहीं था। ट्यूबवेल की बात तो दूर है, लोगों ने कभी इसे सपने में भी नहीं देखा था। गांव में चारों ओर सड़े गले बांस और सड़े और सीझे हुए धान की अजीब सी बू फैली रहती थी। भैया से वहां का वातावरण झेला नहीं गया। पानी को उबालकर पीने के बावजूद बदबूदार पानी और सड़ांध भरे माहौल में रहने के कारण, उल्टी और दस्त होने के कारण वह वहां बेहोश पड़ा था। तेज बुखार में भी तप रहा था, आंखें लाल और देह अंगारा। वैसे गांव के लोगों ने यह बताया कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा तो आए दिन होता रहता है। 2-3 दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन जिनकी तकदीर ही खराब है उनकी बात और जात अलग है, और ऐसे तकदीर वाले की तादाद भी कुछ कम नहीं है। पार्टी के नेता यही कहा था कि रोगी को किसी तरह गांव से बाहर ले जाकर कस्बे या जिला के अस्पताल में भर्ती करा देना होगा। लेकिन रोगी को साथ लेकर आने वाले दोस्तों को यह सब करना खामखा झमेले में फंसना जान पड़ा। वे बेहोश पड़े भैया को किसी तरह हमारे घर तक ले आए और यह कहकर खिसक गए कि बेहद जरूरी काम है। और यह भी तकदीर की ही बात है कि माँ उस समय घर पर ही थी और हम दोनों बहनें भी। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर माँ का रोना चीखना चिल्लाना तो दूर, उसके मुंह से 2 बोल तक नहीं फूटे। निचले तले पर पड़ी चौकी पर ही उसे सुलाकर माँ ने कहा, माँ तू जल्दी से बड़ी वाली बाल्टी में पानी ले आ और साथ में मग भी। मेरे पानी लेकर आते ही माँ ने भैया के सिर पर पानी डालना शुरू कर दिया। सारे तालाब में पानी फैल गया और फिर नाले से बहने लगा। लेकिन 2-3 बाल्टी पानी की ही नहीं थी। मैं बाल्टी के बाद बाल्टी पानी भर भर कर लाती रही और माँ सारा का सारा पानी भैया के सिर पर डालती रही।
एक बार बोली, देख तो मऊ फ्रिज में बर्फ जमा है या नहीं, अगर है तो लाकर बाल्टी में डाल, और सुन, एक केटली पानी गर्म कर और उसे किसी गमले में भरकर उसमें इसके दोनों पांव डुबोकर रख। बुटकी तो तभी से जोर जोर से रो रही थी, जब से कि भैया को घर लाकर पटक दिया गया। बर्फ लाने की बात पर चिल्लाकर बोली, ओ माँ, भैया को इतनी तेज बुखार है और तुम इसके सिर पर इतना पानी डाल रही हो और ऊपर से बर्फ भी मंगवा रही हो, इसे सर्दी नहीं लग जाएगी? लेकिन माँ चुपचाप अपने काम में लगी रही। बुटकी एक बार फिर चिल्ला उठी, अरे भैया पर नाराज होने की वजह से क्या तुम इसे मार ही डालोगी? अगर इसे कुछ हो हवा गया तो कहीं या मरा नहीं बचेगा तो मर ही जाएगा। माँ की आवाज़ बेहद ठंडी थी। ओह, तुम इतनी ज़्यादा नाराज रहती हो तभी पिताजी चले गए हैं। मैं पानी लाते लाते बुरी तरह थक गई थी, हाँफ रही थी, तो भी मैंने बुटकी को झिड़क दिया, तू क्या बकवास कर रही है पागलों की तरह? बुटकी सचमुच पागलों की तरह रोती और चिल्लाती जा रही थी। भैया को तेज बुखार है और माँ कोई डॉक्टर नहीं बुला रही, वह पागलों की तरह भैया की देह पर पानी डालती जा रही है। इस तरह तो भैया खत्म हो ही जाएगा। माँ ने थोड़ा नरम होते हुए कहा, अच्छा तू ही जा, किसी डॉक्टर को बुला ला। क्यों, क्या दीदी नहीं जा सकती? नहीं, दीदी अभी मेरी सहायता कर रही है। माँ ने धीरे से कहा, अच्छा जाकर देख तो सही, नक्षत्र घर में है या नहीं। अगर वह घर में हो तो उससे कहना जरा डॉक्टर बाबू को बुला लाए। डॉक्टर बाबू कहने का मतलब था मोहल्ले भर के लिए एक वही जाना पहचाना नाम, बन बिहारी डॉक्टर। बाजार के मोड़ पर ही उनकी डिस्पेंसरी थी। वह कोई नामी गिरामी या तामझाम वाले डॉक्टर नहीं है, लेकिन मोहल्ले या पास पड़ोस में कि किसी को कोई कष्ट या बीमारी हो जाए तो उन्हीं का ही सहारा है। और अगर नक्षत्र भैया ना हो तो? बुटकी ने पूछा। तो उसके घर में बोल आना, जब वह लौटे तब। वह तेजी से बाहर भागी, उसकी फ्रॉक की पीठ का ऊपरी बटन भी नहीं लगा था तो भी। और इसी के साथ जो अनहोनी बात हो गई, सामने वाले खुले दरवाजे से आसीन डॉक्टर का घर के अंदर दाखिल होना। मुझे तो यही जान पड़ा कि केवल ईश्वर की इच्छा या प्रेरणा से ही हो सकता है। इस संसार में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आशीन डॉक्टर ने बताया कि भैया को मलेरिया नहीं है, यह एक तरह का वायरल फीवर है। उन्होंने आगे जोड़ा, अरे मिसेस लहरी, आपने तो आधा काम वैसे ही पूरा कर दिया। मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि ऐसे नाजुक मौक़ों पर आदमी खुद अपना दिमाग ठंडा रखे और रोगी को तेज दिमागी बुखार के नीचे ले आए। बहुत हुआ तो लोग माथे पर जल पट्टी रखकर पंखा झलते रहते हैं। उसके बाद बड़े मुग्ध भाव से माँ के चेहरे की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, आप में ना जाने कितनी खूबियाँ हैं और उनमें सबसे बड़ी खूबी है धैर्य की। सचमुच यह बहुत बड़ी बात है। भैया अब ऊपरी तल पर अपने कमरे में था। अब उसका संकट टल गया था, खून की जांच हो चुकी थी। उसकी रिपोर्ट आने पर ही हमारी परेशानी दूर होगी। इन दिनों भैया को तेज न सही हल्का बुखार तो रहा ही करता था। उस दिन अचानक आशीन डॉक्टर को घर आया देखकर मेरे मन में यही हुआ कि उन्हें सचमुच ईश्वर ने भेजा होगा और उन्हीं की सहायता से भैया को ठीक वक्त पर सही इलाज हो पाया। इस बात में तो कोई संदेह नहीं। वन बिहारी डॉक्टर को जब यह पता चला रोगी को 107 डिग्री बुखार है तो वह इसे निसंदेह मलेरिया बताते और मुट्ठी भर कुनेन चबाने की सलाह देते। वैसे उस दिन वन बिहारी डॉक्टर भी हमारे घर आए थे। नक्खा को जैसे ही सूचना मिली थी वह भागा दौड़ा डॉक्टर के पास पहुंचा, फिर उन्हें कुर्सी से उठाकर रिक्शे पर बिठाकर हमारे यहाँ ले आया था। आते ही नक्खा पूरी तरह घबरा गया। हालांकि खबर पाते ही वह इतनी जल्दी डॉक्टर को कैसे यहाँ ले आए यह मैं सोच नहीं पाई। मेरी बातें सुनकर उसने भी वही बात दोहराई थी, जिसका मतलब था कि शायद उसे भगवान ने ही भेज दिया था। लेकिन माँ ने वन बिहारी डॉक्टर को ही कहीं ज़्यादा सम्मान दिया था। उसने आशीन डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा था, तुम यह सब छोटे मोटे बुखार और रोग बलाय के बारे में क्या जानो? इन सब बीमारियों को लेकर कोई खास प्रैक्टिस भी नहीं होती। तुम बड़े डॉक्टर हो, इसे अब हमारे डॉक्टर बाबू ही देखेंगे। उस दिन आशीन डॉक्टर के लिए माँ के मुंह से तुम शब्द सुनकर मेरा माथा ठनका। इसके पहले तो मैंने कभी भी उनके लिए तुम संबोधन नहीं सुना था। और मैं इस बात के लिए भी हैरान थी कि हमारे डॉक्टर बाबू ही देखेंगे। सुनकर भी आशीन डॉक्टर शांत बने रहे। किसी तरह की खींच नाराजगी दिखाए बिना उन्होंने हंसते हुए कहा था, हाँ हाँ क्यों नहीं, वही देखेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा नामचीन डॉक्टर होता तो यह सुनकर बड़ी तेजी से उल्टे पांव चला जाता। जी हाँ ठीक है, वही देखें, मैं चला। वैसे बन बिहारी बाबू जब भैया को देख रहे थे तब आसीन डॉक्टर माँ से आंखों ही आंखों में मानो कुछ कह रहे थे, जैसे कोई साजिश कर रहे हो। उसका मतलब शायद यही था कि हाँ हाँ वे जरूर देखें, आखिर उनकी भी कोई साख है, सम्मान है। बाद में मैं तो हूँ ही। मुझे तो कुछ ऐसा ही जान पड़ा। बाद में सारा वृतांत सुनने के बाद नक्षत्र ने मुझसे कहा था, बाप रे, तू क्या इतना घुर कर उन दोनों के चेहरे को ऑब्जर्व कर रही थी? मैं उसकी बात सुनकर जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई, लेकिन मैंने अपनी गलती मान ली थी।
फिर मैं क्या करती तुम ही बताओ। मैं ठहरी शैतान, एक नंबर की पाजी, मैंने कहा, और इस बात पे जरा भी इनकार नहीं करती। आशीन डॉक्टर की वह मुग्ध दृष्टि और माँ की मधुर भंगिमा को मेरी नज़रों ने ताड़ लिया था, और कभी कभी उनकी इस तैयारी पर गुस्सा भी आता था मुझे। हालांकि भैया की बीमारी की वजह से आशीन डॉक्टर को हमारे घर कई कई बार आना पड़ा, और वे एक तरह से हमारे घर के सदस्य ही बन गए थे। और इस बीच सबसे मज़ेदार बात यह हुई कि भैया आशीन डॉक्टर को काका काका कहकर एकदम से भावुक हो जाया करता था। अगर डॉक्टर साहब किसी दिन नहीं आते तो परेशान नजर आता। भैया की सेहत और तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ चुकी थी कि पहले की तरह उसके लिए सारे काम करना मुश्किल था। सेहत के सुधरने में भी अभी काफ़ी देर थी। अभी तो उसकी हड्डियां गिनी जा सकती थी। सुबह के जलपान में उसे जो पथ्य मिलता था वह भी उसके लिए भी बेचारा एक एक पल गिना करता था। तेल और मसाले के बिना उसे जो चिकन स्टू यानी मुर्गी का रसा मिलता था उसे वह अमृत समझकर पीता था। अगर उसका बस चलता तो वह कटोरी तक ही चबा डालता। खाने पीने के मामले में भैया कभी भुक्कड़ों जैसा सलूक करेगा, यह कोई सोच सकता है भला? हो सकता है उसके लिए वह बीमारी ही जिम्मेदार थी जिसने उसके देह का सारा रस निचोड़ लिया था, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा जिम्मेदार उसका वह फैसला था जिसके चलते घर का खाना पीना और आराम छोड़कर वह इधर उधर भागने और भटकने को मजबूर हुआ था। और सचमुच यह बड़ी अजीब बात थी कि भैया का गुरु समान वह दोस्त जिसके उकसाने पर भैया विपदा की उस काली घड़ी में हमारा साथ छोड़कर चला गया था, माँ की बेबसी के बारे में बिना कुछ सोचे समझे वही दोस्त अपने एक सहयोगी के साथ भैया को घर के बरामदे पर बड़ी पड़ी चौकी पर डालकर खिसक गया था, और इसके बाद जिसने अब तक अपना चेहरा तक नहीं दिखाया था। एक दिन मैंने इन तमाम बातों के लिए भैया को खूब भला बुरा सुनाया था। तेरे वे बेशरम दोस्त छी, जिनकी बातों में आकर तुमने अपना कर्तव्य भुला दिया। तुम्हें होश ही नहीं रहा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और उन्हीं दोस्तों से दोबारा मुड़कर के नहीं देखा तुम्हें कि तुम जिंदा भी हो या गुजर गए। भैया भी अंदर से बड़ा दुखी था। उसके मुंह से इतना ही फूटा, उन लोगों ने सोचा होगा कि मैं मर ही गया हूँ शायद, और इसलिए वे सब अब हमारे घर के सामने खड़े होने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक हो जाने पर दोबारा उनके तलवे सहलाने को जाओगे ना? भैया ने बिना कुछ बोले हाथ जोड़े और अपने माथे से लगाकर नमस्कार किया। तब मुझे ऐसा लगा कि भैया अब पुरानी पटरी पर वापस आ जाएगा। एक दिन आशीन डॉक्टर भैया को कह रहे थे, तुम्हारे हायर सेकेंडरी तुमने पास कर लिया है, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी रिसर्च लेबोरेटरी में कोई काम वाम दिलवा सकता हूँ। मैं अपने दूसरे पार्टनरों को मना लूँगा, इससे तुम्हें काम सीखने जानने का एक मौका मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए जोड़ा, ऐसी आशा करना कि तुम्हें कोई बड़ी ऊंची जगह पर बिठा देगा गलत होगा। पहले तो किसी छोटी मोटी बहाली से ही काम शुरू करना होगा। खैर वह सब तो होता रहेगा, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। भैया के कमरे के पीछे एक संकरा सा बरामदा है, दरअसल इसे एक गलियारा ही कहना चाहिए। उस बरामदे के आखिरी छोर पर 2 तल्ले पर हमारा एक बाथरूम है। बाकी दूसरे 2 कमरों से भी उस बाथरूम तक जाया जा सकता है, बल्कि जाना पड़ता है। घर में यही एक ऐसा बाथरूम है जो नीली टाइल से लैस है। वहाँ आते जाते भैया के कमरे की खिड़की और खिड़की के पास लगे उसकी पलंग को देखा जा सकता है। यही नहीं, उसके कमरे के दरवाजे पर लगे पर्दे के पीछे खड़े होकर कमरे में होने वाली बातें भी सुनी जा सकती हैं, और उन बातों के सुनने के लिए ज़रूरत हो या ना हो बाथरूम की तरफ जाया जा सकता है, मसलन रुमाल में साबुन लगाने या तौलिए को गीला करने के बहाने। और इसी तरह एक दिन मैं माँ की उन सारी बातों को सुन पाई थी। उस दिन भैया को खुद अपने आप बाथरूम जाकर नहाने की इजाज़त भी दी गई थी। भैया के बिछावन के एक तरफ खड़े थे और आशीन डॉक्टर दूसरी तरफ। उस दिन माँ की बातों में जैसे आग की लपटें उठ रही थी। मुझे माँ के मुंह से निकले एक एक शब्द याद है, और इन्हें सुनकर मेरे दिमाग की नसें झंझना उठी थी। लेकिन उस पीड़ा को, उस जहर को मैंने चुपचाप पी लिया था। मैं यह बात नक्षत्र से भी नहीं कह पाई। हो सकता है दोनों के बीच और भी कोई बात या बहस होती, लेकिन इसी बीच भैया बाथरूम से लौट आया था। माँ ने जल्दी जल्दी उसे बिछावन पर लौटा दिया और सूखे तौलिए से उसके बाल पोंछने लगी। वाह! आसीन डॉक्टर ने बड़े उत्साह से भैया को शाबाशी देते हुए कहा था, अब तो तुम खुद अपनी देखभाल कर सकते हो। कोई थकान या बेचैनी तो नहीं है?